गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश तिवारी आप सभी लोगों का भारतीय दार्शनिक मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पाश्चात्य दर्शन की क्लास को शुरू करेंगे और पाश्चात्य दर्शन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ये खुल गया। हाँ, इससे पहले हम लोगों ने दर्शन क्या है, दर्शन के विभाजन का आधार क्या है, इसको देखा था। और हमने देखा था कि क्षेत्रीयता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल ग्राउंड फिलॉसफी को वेस्टर्न और इंडियन दो डिवीजन इसके किए जाते हैं, दो प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं। अब आज हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी शुरू करेंगे। उससे पहले एक परिचय ले लेते हैं कि वेस्टर्न फिलॉसफी क्या है, कैसे है। जो फिलॉसफी शब्द है ये ग्रीक भाषा के फिलोस शब्द से बना हुआ है। ग्रीक भाषा में फिलोस शब्द वहां के दो शब्दों से बना है, एक फिलो और एक दूसरा है सोफिया। ग्रीक भाषा में फिलो का अर्थ होता है लव या प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है नॉलेज या विस्डम। तो फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ हुआ लव ऑफ नॉलेज और विस्डम। उस समय ग्रीक जगत में विस्डम या ज्ञान शब्द का प्रयोग तत्कालीन जो नगर राज्य थे ग्रीक जगत में, उस समय सिटी स्टेट्स होते थे। तो जो व्यक्ति वहां के नियम कानून को जानता था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको जानता था, उसे ज्ञानी व्यक्ति, नॉलेजेबल पर्सन या विस्डम वाला व्यक्ति कहा जाता था, बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता था। तो ये तो फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ है। फिलॉसफी की परिभाषा क्या है, इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है, जिस पर अभी तक नहीं दी जा सकी है, जिस पर सभी फिलॉसफर सहमत हों, जिस पर हर कोई ये बात मान रहा हो कि यही फिलॉसफी की परिभाषा है, ये निर्विवादित रूप से स्वीकार है। फिलॉसफी ने खुद को समय के साथ रूपांतरित किया है, अलग अलग विषयों को लेकर परिभाषित किया है, कम से कम पाश्चात्य दर्शन में। अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करें तो वेस्टर्न फिलॉसफी को 4 कालों में विभाजित किया जाता है। वेस्टर्न फिलॉसफी डिवाइड विद इन द 4 कैटेगरीज ऑन द बिहाफ ऑफ टाइम। First one is called ancient period, the second one is medieval period, and the third one is the modern, and the fourth one is contemporary. So जो प्राचीन काल है, जिसका समय लगभग 6 ईसा पूर्व से लेकर 4 ईस्वी तक का है, लगभग 1000 साल का समय है। मध्यकाल का समय 5 ईस्वी से लेकर 15वीं ईस्वी तक है। आधुनिक काल का समय 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक है, और जिसे समकालीन दर्शन के नाम से हम जानते हैं, उसका समय 20वीं शताब्दी से लेकर आज तक का माना जाता है। तो जो प्राचीन कालीन दर्शन है उसमें, उसको हम ग्रीक दर्शन भी कहते हैं। इसमें हम लोग मुख्य रूप से थेलीज, एनेक्जिमेंडर, एनेक्जिमेनीज,
सोफिस्ट, पाइथागोरस, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन लोगों को पढ़ते हैं। जबकि मध्यकाल में, जो कि जिसे हम अंधकार युग भी कहते हैं, धर्म के प्रभाव में ही पूर्णतः दार्शनिक चिंतन हुआ। इसमें हम संत अगस्टाइन, संत एंसिलम, संत एक्विनास ऐसे पादरियों को पढ़ते हैं जो दार्शनिक भी हैं और पादरी भी। आधुनिक काल में हम बुद्धिवाद, अनुभववाद, समीक्षावाद को देखते हैं। बुद्धिवाद के जनक या आधुनिक युग के जनक डेकार्ट को माना जाता है, और स्पिनोजा, लाइबनिज ये बुद्धिवाद के अंतर्गत आते हैं। तो वहीं अनुभववाद के अंतर्गत लॉक, बर्कले, ह्यूम आते हैं। इन दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए कांट आते हैं, और कांट ने एक समन्वय की दृष्टि प्रस्तुत की। हीगेल को आधुनिक युग का अंतिम दार्शनिक माना जाता है, जिन्होंने निरपेक्ष प्रत्ययवाद की स्थापना की। और हीगेल के बाद का जो दर्शन है वो समकालीन दर्शन के रूप में जाना जाता है, जिसमें विश्लेषणात्मक दर्शन, एनालिटिक फिलॉसफी, तार्किक भाववादी, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी, अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म, समृद्ध शास्त्रीवाद, फिनोमेनलिज्म, ये सारी विचारधाराएं समकालीन दर्शन में काउंट की जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं प्राचीन कालीन दर्शन से, जिसको हम लोग ग्रीक दर्शन के नाम से भी जानते हैं। तो जो ग्रीक दर्शन है उसको ग्रीक दर्शन क्यों कहते हैं? प्राचीन जो पाश्चात्य दर्शन है उसको ग्रीक दर्शन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दर्शन की उत्पत्ति और इसका विकास जो है ग्रीक जगत में हुआ, ग्रीस में हुआ, इसलिए इसको हम ग्रीक दर्शन के नाम से भी जानते हैं। इस दर्शन की शुरुआत मुख्यतः थेलीज से मानी जाती है, इसलिए थेलीज एक्सेप्टेड एज अ फादर ऑफ ग्रीक फिलॉसफी। तो क्या ग्रीक से ही दर्शन की शुरुआत हुई? ऐसा नहीं होता है। कभी भी किसी भी चिंतन परंपरा की शुरुआत कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, परंपरा होती है, चली आ रही होती है, उसमें संशोधन होता रहता है। तो हुआ ये कि थेलीज ने तो जो परंपरा चली आ रही थी उसमें सबसे पहले ये जिज्ञासा पैदा की, और कि जगत का मूल तत्व क्या है, व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ दिस यूनिवर्स। और फिर इसका जो आंसर दिया, उसके जो उत्तर खोजने की कोशिश की, वो आस्था पर आधारित ना होकर तर्क पर आधारित था। इसीलिए थेलीज को जो है फादर ऑफ ग्रीक फिलॉसफी कहा जाता है। दरअसल दिलचस्प बात यह है कि थेलीज के समय तक फिलॉसफी और फिलॉसफर शब्द का प्रयोग नहीं होता था। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले पाइथागोरस ने किया। जो यूनानी जगत है, ग्रीस है, वहां पे एक मान्यता थी कि फिलॉसफी देवताओं का सब्जेक्ट है, उसका अध्ययन देवताओं का विषय है, ये जन सामान्य के लिए नहीं। तो इसके लिए जो व्यक्ति फिलॉसफी का अध्ययन कर रहा है, उस विषय का अध्ययन कर रहा है, उसकी आलोचना भी की जाती है। तो जो है प्लेटो, अरस्तु की इस विषय पर बहुत आलोचना की गई, वो देवताओं के विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इस पर प्रत्युत्तर जो अरस्तु का है, अरस्तु का कहना है कि मनुष्य के पास, मैन हैव अ डिवाइन पावर एज अ रीजन, मनुष्य के पास बुद्धि के रूप में एक दैवीय शक्ति है। तो मनुष्य को दार्शनिक जरूर बनना चाहिए, उसे दर्शन जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ही हैव अ डिवाइन पावर। जबकि पाइथागोरस, जिन्होंने सबसे पहले फिलॉसफी और फिलॉसफर वर्ड का यूज किया है, वो एक अलग उत्तर देते। उनका कहना है कि गॉड इज ओमनिशियंस, ज्ञान जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ है, उसे सब कुछ पता है, वही ज्ञान है। और जो मैं हूं, मतलब पाइथागोरस,
वो ज्ञानी नहीं, वो ज्ञान के प्रेमी हैं। ही इज ए लवर ऑफ नॉलेज, इसलिए वो अपने आप को फिलोसोफर कहते हैं, क्योंकि पाइथागोरस अपने आप को लवर ऑफ नॉलेज कह रहे हैं, और गॉड को क्या कह रहे हैं कि वो नोअर ऑफ नॉलेज है। तो इस तरीके से पूरा चिंतन परंपरा जो ग्रीस में चल रही है, वो दर्शन की शुरुआत होती है। अब हम जरा देख लेते हैं कि ग्रीस पड़ता कहाँ है। जब हम ग्रीस की बात कर रहे हैं, प्राचीन काल में जो ग्रीस था, इस मैप में आप देख रहे हैं कि जो अलग से डार्क ये सब रंग हुआ है, ये सारी चीजें ये जो दिख रही हैं, ये सब ग्रीस में के अंतर्गत आता है। और इसको अच्छे से देख लीजिए, ये बहुत ये यहाँ पे बहुत लंबा सा क्षेत्र था। ये यूरोप में भी था और एशिया में भी, देखिए टर्की, ये सब पूरा। इधर ट्रॉय था, आपने हॉलीवुड में मूवी भी बनी थी ट्रॉय, आपने देखी होगी। मालिटस है इधर, इधर क्रीटे है, ये सब पूरा पेनिसुला है एक बहुत बड़ा सा, वो उसको हम उस दौरान ग्रीस कहा जाता था। तो एक लंबा सा भूभाग था जिस पर पूरा चिंतन होता था। और हम देख रहे हैं कि ये समुद्र से घिरा हुआ एक एरिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ग्रीक दर्शन की शुरुआत, जैसा कि हम लोगों ने बात की कि ग्रीक दर्शन की शुरुआत थेलीज से मानी जाती है। थेलीज को ग्रीक दर्शन का जनक माना जाता है। लेकिन ग्रीक दर्शन के अध्ययन की भी जब बात होती है, तो एक बड़ा दर्शन है, 1000 सालों तक लगभग यहाँ दार्शनिक चिंतन होता रहा है। तो इसको भी 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक लैंडमार्क, एक मील का पत्थर दार्शनिक हुए जिन्हें हम सुकरात के नाम से जानते हैं। तो सुकरात को आधार बना के, केंद्रभूत आधार बना के, सुकरात के पूर्व हुए दर्शन को एक एरा में काउंट किया जाता है, जिसे सुकरात पूर्व दर्शन कहते हैं, प्री सॉक्रेटिक फिलॉसफी कहते हैं। दूसरा युग है सुकरात का युग है, खुद सुकरात जिस समय में है। और तीसरा जो डिवीजन किया जाता है, उस डिवीजन में एरिस्टोटल और प्लेटो आते हैं। और जो फोर्थ डिवीजन है वो आफ्टर एरिस्टोटल एरा है। तो सॉक्रेटिस का पूरे ग्रीक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है। इसी वजह से उस जो बाद के विद्वान हैं, वो दार्शनिक अध्ययन को, ग्रीक दर्शन के अध्ययन को, विभाजन को एक आधार बिंदु मानते हैं सुकरात। अगर हम सुकरात पूर्व दर्शन की बात करें, प्री सॉक्रेटिक फिलॉसफी की बात करें, तो ये लंबा फेज रहा है और कई संप्रदायों में अलग अलग तरीके के चिंतन हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ सामान्य चीजें हैं जो हमको पूर्व सुकरातिक दर्शन चिंतन परंपरा में देखने को मिलती है। जैसे इनको प्रकृतिवादी दर्शन भी कहा जाता है, नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी भी कहा जाता है, क्योंकि इन लोगों की खोज इस बात में थी, अगर सोफिस्ट को छोड़ दिया जाए तो सुकरात पूर्व सभी जितने दार्शनिक हैं, वो सब लोग इस जगत के मूल तत्व की खोज में लगे कि जगत का मूल तत्व क्या है, जगत कैसे बना है, किस चीज से बना है, इसकी खोज थी। तो ये जो पूरी खोज है सुकरात के पूर्व दर्शन में, जो प्रमुख दार्शनिक आते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम थेलीज, एनेक्सिमेनीज, पाइथागोरस, हेराक्लाइटिस, परमानाइडिस, जीनो, एपिक्टेनिस, ल्यूपिसस, डेमोक्रिटस आदि आते हैं। सोफिस्ट को भी सुकरात पूर्व दर्शन में माना जाता है, लेकिन उनका चिंतन का परंपरा जो अन्य सुकरात पूर्व चिंतन परंपरा उससे थोड़ा सा पृथक है। तो सुकरात के युग में सुकरात स्वयं आते हैं। अरस्तु और प्लेटो जो है, ये दार्शनिक चिंतन को फिर से मूल में लेकर जाते हैं। एक जगत के मूल में क्या है, जो कि सुकरात और सोफिस्टों ने दार्शनिक चिंतन को जीवन कैसे जीना चाहिए उस पर ले आए थे। जगत का मूल कारण क्या है, इस पर प्रमुख रूप से फोकस नहीं था। जगत के मूल स्वरूप और उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन सुकरात और अरस्तु ने परिपक्व रूप से, जो कि सुकरात पूर्व दर्शन में देखा जा रहा था, वो सब लोगों का समन्वय करते हुए परिपक्व रूप में इस बात पर अधिक व्यापक और गहन चिंतन किया, डीप स्टडी की कि व्हाट इज
philosophy, what is the reason, what is the cause behind this universe, this word, how this word created or how this word come in the present form. इसके बाद जो पोस्ट एरिस्टोटल एरा है उसमें 4 प्रमुख दार्शनिक आते हैं। ये दार्शनिक संप्रदाय भी बना के रूप में है, एपिक्यूरस, जीनो, पायरो, प्लोटाइनस। तो ये सारे दार्शनिकों के बारे में हम आगे के पूरे क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग सुकरात पूर्व दर्शन को पढ़ने वाले हैं। उसमें भी हम लोग आयोनियन संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। आयोनियन संप्रदाय या आयोनियन स्कूल, इसको मालेशियन संप्रदाय या स्कूल्स भी कहते हैं। दरअसल ये आप लोग मैप में देख रहे होंगे, एओनिया है, तो इस संप्रदाय के दार्शनिक इसी क्षेत्र से आते थे, इसलिए इस क्षेत्र से आने के कारण यहाँ के दर्शन को इन तीनों, इसमें 3 व्यक्ति आते हैं, थेलीज, एनाक्सिमेंडर, एनाक्सिमेनीज। तो इन तीनों को मिला के एक स्कूल एक्सेप्ट कर लिया गया, जिसे आयोनिक स्कूल या मालेशियन स्कूल कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इस स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, इस स्कूल के दार्शनिक को पढ़ेंगे, बाकी चीजें हम और आगे की क्लास में देखेंगे। तो ये आप मैप में देख सकते हैं, इसको आप जूम करके इधर ये दिख रहा है। ठीक है, तो जो आयोनिक संप्रदाय है उसके जो सबसे पहले दार्शनिक जिसका नाम आता है वो है थेलीज। थेलीज का जन्म 624 ईसा पूर्व में वही आयोसिनिया में हुआ था, और इनकी ये बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के कारण इनका ज्ञान न केवल दर्शन के क्षेत्र में बल्कि गणित में बहुत अच्छा ज्ञान था इनको एस्ट्रोलॉजी के बहुत अच्छी जानकारी थी, इन्हें बिजनेस भी बहुत अच्छा आता था, बहुत अच्छे किसान भी थे और दार्शनिक तो ये थे। तो इनका चिंतन वैज्ञानिक चिंतन था, जिसकी वजह से हम इन्हें ग्रीक दर्शन का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीक फिलॉसफी भी कहते हैं। इनकी बड़ी रुचि थी नक्षत्र विज्ञान में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत रुचि थी। ये कहा ऐसा जाता है कि ये तारों से इनका इतना प्रेम था, इतना लगाव था कि एक बार ये तारों को देखते हुए जा रहे थे और ये बेसुध हो गए थे और ये कुएं में गिर जाते हैं। और इनको मौसम विज्ञान का भी बड़ा अच्छा से जानकारी थी, गणित की भी बहुत अच्छी जानकारी थी। मौसम विज्ञान के बारे में कहा जाता है कि एक बार इन्होंने मौसम का पूर्व अनुमान कर लिया था कि इस बार बारिश अच्छी होगी, और इन्होंने एक फसल बोई जिसके इतना लाभ हुआ, इन्होंने बहुत ज्यादा लाभ कमाया था उससे। गणित की भी, मैथमेटिक्स की भी इनको बड़ी अच्छी जानकारी थी, और उसका ये प्रयोग करके, जैसा आप लोगों को पता है कि जैसे हम लोग ग्रीस का नाम लेते थे तो पिरामिड का विचार अपने आप आ जाता है, तो पिरामिड का निर्माण कैसे करना, ये सब में ये मैथमेटिक्स का यूज करते थे। एस्ट्रोलॉजी की इनको बहुत ज्यादा जानकारी थी, ये बहुत कैलकुलेट कर लेते थे। उसके आधार पर ही, उस कैलकुलेशन से ही इन्होंने पहले ही 28 मई 585 ईस्वी में जो सूर्य ग्रहण होने वाला था उसकी भविष्यवाणी कर दी। कुल मिला कि बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे बीज हैं, लेकिन इन्होंने कोई किताब लिखी कि नहीं लिखी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इनकी कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। इनके विचार जो आज हमको पढ़ने को मिल रहे हैं, सुकरात पूर्व जितने भी दार्शनिक हैं उसका कोई ग्रंथ हमको उपलब्ध नहीं है। तो इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमको अरस्तु और प्लेटो के लेखों से ही मिलता है। तो थेलीज के बारे में अरस्तु ने लिखा है, तो अरस्तु अपने लेखन में मुख्य रूप से 3 बातें थेलीज के बारे में कहते हैं। पहली चीज वो ये कहते हैं कि थेलीज जल को प्रधान तत्व मानते हैं। थेलीज एक्सेप्टेड वाटर एज अ बेसिक एलिमेंट। अब वो इसको क्यों मानते हैं, तो हो सकता है कि उनके जो, जैसे हम लोग अभी मैप में देखा कि उनकी जो भौगोलिक स्थिति है, जहां उनका जन्म हुआ, जहां उनका जीवन व्यतीत हुआ, वहां पे समुद्री इलाका बहुत ज्यादा था, समुद्र वगैरह था। तो उस इलाके में, उस जगह पे
जल की प्रधानता के कारण इन्होंने इसको स्वीकार किया हो, या फिर जल जो है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, तो इस रूप में जल बहुत प्रधान नजर आता है, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया हो। जो भी कारण रहा हो, क्योंकि हमारे पास ना तो किताब उपलब्ध है, ना उनका कोई विचार, तो हम इस पर कल्पना ही कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अरस्तु लिखते हैं कि थेलीज के अनुसार पृथ्वी जो है वो तस्तरी नुमा है, फ्लैट है, और वो जो है जल पे तैर रही है। तो अर्थ इन द शेप ऑफ फ्लैट शेप में है, और ये फ्लोट कर रही है वाटर। और जो तीसरी बात अरस्तु ने थेलीज के बारे में लिखी है, वो तीसरी बात है कि वो थेलीज ये स्वीकार करते हैं कि सभी वस्तुओं एक डिवाइन पावर होती है, दिव्य शक्ति होती है। वो इसका एग्जाम्पल भी देते हैं कि जैसे चुंबक में दिव्य शक्ति होती है, तभी वो चीजों को अपने पास खींच लेती है। तो मित्रों, थेलीज के बारे में इतनी चीजें पर्याप्त है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। आप स्टेस की बुक पढ़ सकते हैं ग्रीक फिलॉसफी के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उस पर जवाब देंगे। जरूरत होगी तो एक नया वीडियो भी बना देंगे। अब थेलीज के ही शिष्य हैं एनेक्जिमेंडर। एनेक्जिमेंडर थेलीज से भी ज्यादा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने तमाम ऐसी विचार रखे, ऐसी ऐसी घोषणाएं की जो उस समय के लिए बिल्कुल आश्चर्य प्रतीत होता है कि ये कोई भी व्यक्ति उस समय ऐसे कैसे कर सकता जब उसके पास साधन नहीं था, ऐसा ज्ञान उनको हुआ कैसे। एक्चुअल में एलेक्जेंडर ने एक किताब भी लिखी थी, ऐसा माना जाता है, ऑन नेचर, जिसको ग्रीक भाषा की पहली किताब भी मानी जाती है, लेकिन ये उपलब्ध नहीं है। इसके बारे में भी जानकारी हमको अरस्तु और प्लेटो के राइटिंग से मिलती है। ये भी पता चलता है कि उन्होंने एक किताब लिखी थी। जैसा हमने कहा कि एनेक्जिमेंडर ने बहुत ऐसी चीजें की, इनको भी गणित की जानकारी थी, एस्ट्रोलॉजी की जानकारी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, मौसम विज्ञान, सारी चीजों की बड़ी जानकारी थी। इन्होंने उसी समय सबसे पहले बताया कि सूर्य पृथ्वी से बड़ा है। पृथ्वी किसी का क्रिएशन नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है, ना ही अचानक आई है, बल्कि एवोल्यूशन का परिणाम। दिस इज द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन। तो ये चीजें जिसको स्वीकार करने में मॉडर्न फिलोसफर्स को भी बड़ा टाइम लगा, वो चीजें उन्होंने बहुत पहले, ईसा से लगभग 600 साल पहले, 500 550 साल पहले ये बातें वो कह रहे। एक और बात उन्होंने मनुष्य के बारे में कही कि मनुष्य का भी विकास हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, और ये विकास मछली से हुआ है। मतलब मनुष्य मछली से ही बना है, वहीं से उसका विकास। वो ये भी तर्क देते हैं कि संसार में सबसे पहले मनुष्य नहीं आया है, और क्यों नहीं आया है वो इस बात को भी स्पष्ट करते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य जिस रूप में संवेदनशील है, अगर वो सबसे पहले इस पृथ्वी पर आता तो वो सरवाइव नहीं कर पाता। जो प्राकृतिक चुनौतियां हैं उनके आगे वो टिक नहीं पाता, वो खत्म। क्योंकि मनुष्य के बच्चों को एक संरक्षण की जरूरत होती है, पालन पोषण की जरूरत होती है, तो मनुष्य का विकास इसीलिए सबसे अंत में। इतना ही नहीं, इन्होंने दुनिया का मानचित्र भी बनाया जो उस समय ज्ञात दुनिया थी, और इस मानचित्र का उपयोग आधुनिक काल तक समुद्री व्यापारी और अनेक व्यापारी इस मानचित्र का प्रयोग करते रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण काम था। अब अगर हम जगत के मूल तत्व की बात करें, जैसा हमने कहा था कि ग्रीक सुकरात पूर्व दर्शन में जगत के मूल तत्व के खोजने की बात है, तो इन्होंने भी मूल तत्व को खोजा, लेकिन ये किसी एक भौतिक तत्व को जगत का मूल तत्व नहीं मानते। इनका कहना है जगत का मूल तत्व अपिरॉन है। उसके लिए अपिरॉन वर्ड ये यूज करते हैं, जिसको हिंदी में हम असीम कह सकते हैं, कि एक सत्ता है जो असीम है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जो अनंत है, जो कभी उत्पन्न नहीं हुई, ऐसा कुछ। उसी से सारे तत्व बने, भौतिक तत्व बने, और उसी से सब चीजों का विकास हुआ। अब ये जो एपरॉन है, इसको, इसके बारे में कि वो भौतिक है या चेतन है, बाद के विचारकों में इसको लेकर मतभेद है। स्टेस ये मानते हैं कि जो एनेक्जिमेंडर का एपिरॉन है वो भौतिक है, जबकि इसके उलट
जो जेलर महोदय हैं वो ये मानते हैं कि एनेक्जिमेंडर का जो एपिरॉन है वो कॉन्शियस है, डिवाइन पावर है। अब जो है ये भी विकास का प्रारूप मानते हैं, पृथ्वी को भी विकास के द्वारा उत्पन्न मानते हैं एनेक्जिमेंडर। तो पृथ्वी कैसे बनी इसको वो एक्सप्लेन करते हैं कि दो चीजें हैं, ऊष्मा और शीत, हीट है और कूल है। इन दोनों के आपसी संघर्ष से पृथ्वी का जन्म होता है। उनका कहना है कि पृथ्वी पहले शीतल थी, फिर उष्णता उसमें उत्पन्न हुई, उस उष्णता से चीजें और अलग बहुत सारी चीजें निकलती रही, जिससे सूर्य, चंद्रमा और ग्रह वगैरह बने, और इस संघर्ष से ही चीजें हुई और पृथ्वी बनी। फिर उस पर उस गर्मी बनी, गर्मी से फिर बारिश हुई, बारिश से फिर जल बना, फिर जल में जीवन आया, फिर विकास हुआ। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एनेक्जिमेंडर कितना प्रतिभा संपन्न है। ये सारी बातें वो तब कर रहे हैं जब व्यक्तियों के लिए सोचना भी मुश्किल था। और ये बातें आज हमारे लिए हमको लग रहा है कि कितना इंटरेस्टिंग बात है, कितनी सही बात उन्होंने की थी, लगभग सही बातें कर रहे थे। लेकिन उस समय लोगों को यकीन करना इस पर नहीं आता था, लोग यकीन नहीं करते थे। यही कारण है कि एनेक्जिमेंडर के शिष्य एनेक्जिमेनीज ये जो है नहीं स्वीकार करते हैं अपने एनेक्जिमेंडर की बातों। उनका कहना नहीं, थेलीज ही सही बात कह रहे थे। लेकिन थेलीज गलत बात ये कह रहे थे। थेलीज क्या सही बात कह रहे थे? थेलीज ये सही बात कह रहे थे कि ये जो जगत है वो एक तत्व पहले मूल में था और उसी से सृष्टि बनी। लेकिन ये कह रहे थेलीज ने एक गलती कर दी, उन्होंने जल को मूल तत्व मान लिया, जबकि मूल तत्व जल नहीं है, वायु। वो कहते हैं जीवन के लिए वायु बहुत अनिवार्य है, उसी से अस्तित्व सबका बना हुआ है। वो ये व्याख्या करते हैं, ये काफी हद तक जो है थेलीज से प्रभावित रहे हैं और थेलीज की तरह ही बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति मूल तत्व वायु से हुई है और इसमें विरलीकरण और सघनीकरण, वाइडनेस और जॉइंटनेस दो तत्व हैं जिससे पूरी सृष्टि बनी। वो कहते हैं विरलीकरण के, वायु के विरल होने से फायर हुआ, आया, आग उत्पन्न हुई जिससे सूर्य, चंद्रमा आदि बने, और जब वो सघन हुई, कंपोज्ड हुई, तो उससे हवा बनी, फिर बादल बना, बादल से फिर पानी आया, पानी से पृथ्वी बनी, पहाड़ बने। ये सारी चीजों की चर्चा करते हैं। एनेक्जिमेनीज भी थेलीज के तरह से ये मानते हैं कि पृथ्वी चपटी, और इनका कहना है कि जैसे हवा से पेड़ के पत्ते हिलते रहते हैं वैसे ही पृथ्वी भी हिलती रहती है, वो भी हवा में झूल रही है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि थेलीज और एनेक्जिमेंडर में कितनी समानता है, लेकिन एनेक्जिमेनीज में कितनी समानता है। एनेक्जिमेंडर एक अलग तरीके से बिल्कुल बहुत आगे की बात कर रहे थे, जो उस समय लोगों को स्वीकार कर पाना बहुत कठिन था। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि ये आयोनिक संप्रदाय था और ये तीन दार्शनिक है। उसमें आगे के क्लास में हम लोग पाइथागोरस को देखेंगे, जो कि फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जो आपको ना समझ में आए पूछें, चर्चा करें, परिचर्चा करें। हम आपके लिए ही यहाँ पे हैं, और परीक्षा के क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, जो भी उसमें समझ में ना आए वो सब पूछें। यहीं से चीजें आने वाली हैं, हम निरंतर आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।